लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें आज हमारा पॉइंट है पाइपलाइन। कल हमने इस टॉपिक को शुरुआत की थी। इसमें हमने देखा था कि पाइपलाइन मतलब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। मतलब परिवहन के जितने भी साधन हैं उनमें पाइपलाइन इसका भी अब इसमें इसका भी वापर या यूजेस हम करते हैं और एक नया साधन भी हमें मिला है। इसमें हमने देखा है कि इससे पहले पाइपलाइन का वापर हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर या इंडस्ट्रीज में जो डिमांड उसकी है वो पूरी करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के युग में इसके अलावा भी कमर्शियल यानी कि व्यापारिक तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका वापर कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने कल देखा है कि हमारे देश में पहले हमारे देश में जो क्रूड ऑयल, पेट्रोल प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस जिस क्षेत्र में निर्माण होता है वहां से जो रिफाइनरीज जिसे हम संशोधनशालाएं कहते हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने देखा था। इसके बाद जो सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, यानी कि जो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आज हमारे देश में बहुत से ज्यादा पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने निर्माण किया है और वो जो ज्यादा से हमें डेवलपमेंट दिखता है तो उनमें से यह बताया है कि द फॉर इनलैंड लोकेशन और रिफाइनरीज लाइन जिसे हम बहुत दूर आंतरिक भागों में जो स्थित जो ये प्लांट्स निर्माण किए हैं या पाइपलाइन निर्माण किए हैं वो इसी पाइपलाइन से ही हमें संभव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट वुड बी थ्रॉट अप ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। और इसी पाइपलाइन की वजह से यहाँ पर प्लांट या पाइपलाइन करना संभव हो चुका है। इंडियन कॉस्ट ऑफ लाइन पाइपलाइन इज हाई। हमने ये देखा है कि जब हम पाइपलाइन इस्टेब्लिश करते हैं या निर्माण करने का प्रयास करते हैं तब हमें खर्चा आता है, लेकिन वो पाइपलाइन करने के बाद जो भी खर्चा है वो बहुत ही कम नजर आता है। और ये हमारा पॉइंट अभी शुरू था। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। मतलब हमारे देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल या वेज भी कह सकते हैं, 3 प्रमुख प्रकार भी हम कह सकते हैं। वो पूरे भारत में अगर 3 पाइपलाइंस बने हुए हैं तो कौन सी एरियाज में वो बनी हुई है इसकी इंफॉर्मेशन हम इस पॉइंट में देख रहे हैं। देखो फ्रॉम ऑयल फील्ड इन सुपर अपर आसाम टू कानपुर। आपको मालूम है कि अपर आसाम से कानपुर तक ये पाइपलाइन जो पहला मार्ग जिसे हम कहते हैं और इसका जो मार्ग है मतलब अपर आसाम टू कानपुर इस एरिया में ये जो पाइपलाइन की हुई है इनकी वहां क्या है मार्ग या रास्ता कौन सा है। तो यहाँ पर बताया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। मतलब आसाम से उत्तर प्रदेश तक हमें मालूम है कि आसाम कहाँ है हमारे
इंडिया के अगर हम हमारे इंडिया का मैप देखते हैं तो वहां पे अपर का जो आसाम साइड है वहां से उत्तर प्रदेश तक लगभग कानपुर तक ये पाइपलाइन का मार्ग हमें दिखाई देता है। और वह मार्ग है यहाँ पर गुवाहाटी, बरौनी यानी इलाहाबाद, मतलब इस मार्ग से आसाम टू कानपुर ये पाइपलाइन का पहला मार्ग हमें बताया है। इट हैज ब्रांचेस फॉर, मतलब इसकी एक शाखा बुरहानी टू हल्दिया है। इसकी जो एक शाखा है जो कानपुर टू आसाम या अपर आसाम टू कानपुर ये जो पाइपलाइन है उसकी एक ब्रांच यानी कि शाखा कहां पर है? बरौनी से हल्दिया तक है। और बरौनी टू हल्दिया तक ये जो पाइपलाइन का दूसरी ब्रांच उसकी हमें जो दिखाई देती है उसका मार्ग है या रास्ता है राजबंदर टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ये जो मार्ग है इसी मार्ग में ये पाइपलाइन की दूसरी शाखा जो कानपुर टू आसाम तक का जो है ये हमें दिखाई देती है। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो पाइपलाइन का नेटवर्क है उनमें से पहला मार्ग ये माना जाता है आसाम टू कानपुर, और उसकी जो अदर ब्रांच है वो ब्रांचेज है बुरहानी टू हल्दिया, इस तरह से। और वो जो वाया है ये हमको मालूम रहता है। और दूसरा सेकंड जो पाइपलाइन का जो मार्ग है हम सलाया इन गुजरात, मतलब गुजरात में जो सलाया है वहां से जालंधर तक, और जालंधर है पंजाब में, मतलब गुजरात का है यह हमें मालूम है। गुजरात से पंजाब तक इस मार्ग में यह पाइपलाइन तैयार की है। और इनका जो मार्ग है मतलब गुजरात से पंजाब तक ये जो पाइपलाइन है ये किस मार्ग से जाती है? तो यहां बताया है वाया विरमगांव, मतलब विरमगांव भी उसे कहते हैं, मथुरा, दिल्ली या सोनीपत, पानीपत नहीं है, सोनीपत है, ये पंजाब के नजदीकी गांव है जिसे हम पानीपत में जो 3 बैटल्स हुई है ये हमें मालूम है। और ये हिस्टोरिकल पानीपत जो प्लेस है उसी के नाम पर यही सोनीपत कहा जाता है, लेकिन वो अलग है ये अलग है। ये सोनीपत है, पत आया इसलिए आपको मैंने पानीपत बताया। ओके देखो हम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, मतलब सलाया से जालंधर तक यानी कि गुजरात से पंजाब तक यह पाइपलाइन का मेन नेटवर्क है। और इसका जो मार्ग है वो है विरमगांव, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। और इसका जिससे पहले अपर आसाम टू कानपुर का जो नेटवर्क पाइपलाइन का था इसका भी एक ब्रांचेस थी। उसी तरह से सलाया टू जालंधर की ये जो पाइपलाइन का नेटवर्क है इसका भी एक जो ब्रांचेस है, इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा इन गुजरात। मतलब गुजरात से 2 मार्ग है, मतलब इससे पहले सलाया से पाइपलाइन जोड़ी हुई है वो भी गुजरात में है, और इसके बाद कोयली ये भी वडोदरा में है यानी कि गुजरात में है। मतलब इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली चक्षु यानी अदर प्लेस, मतलब ये जो ब्रांचेस है अदर ब्रांचेस है ये कोयली, चक्षु और अदर प्लेस से वो जुड़ी हुई है।
और यहाँ से हमें ये ऐसा पता चलता है कि जैसे हमने कानपुर टू आसाम या अपर आसाम टू कानपुर यह पहला पाइपलाइन नेटवर्क है, और इसके बाद सलाया टू जालंधर यानी कि गुजरात से पंजाब तक ऐसा भी कह सकते हैं। और जो तीसरा है जिसे हम गैस पाइपलाइन कहते हैं, और गैस पाइपलाइन था हजीरा इन गुजरात, मतलब ये तो गुजरात का है। देखो हजीरा इन गुजरात कनेक्टेड जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, मतलब इससे पहले भी जो अपर आसाम को कानपुर को आया था उसका आया था उत्तर प्रदेश, और इस तरह से अभी भी आया, ये भी आया जो जगदीशपुर है ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और जो हजीरा मतलब गुजरात से उत्तर प्रदेश तक यानी कि हजीरा टू जगदीशपुर तक ये जो पाइपलाइन का नेटवर्क है उसके सेकंड मतलब उसके जो भाया कह सकते हैं या मार्ग कह सकते हैं, उसका रास्ता या ये है बीजापुर इन मध्य प्रदेश। देखो बीजापुर इन मध्य प्रदेश, इंडियन ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान। देखो राजस्थान में कोटा है, इसके बाद शाहजहांपुर, बरबला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के और भी कुछ प्लेसेस है, उस प्लेसेस में ये नेटवर्क हमें दिखाई देता है। क्या कोई बता सकता है कि इसी एरियाज में ये पाइपलाइन क्यों की है? इससे पहले आपको याद आना चाहिए, इसलिए कहता हूँ कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा है कि लोकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का लोकेशन के क्या रीजंस होते हैं, मतलब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ रहते हैं, जहाँ किए जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं कि उसी एरियाज में क्यों किया जाता है, उसके जो रीजंस है ये भी यहाँ हम पाइपलाइन के नेटवर्क में भी देख सकते हैं, और इसलिए ये आपको शायद मालूम है। इस तरह से हमें पाइपलाइन के जो 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क भारत में है इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके बाद वाटरवेज, देखो पाइपलाइन अलग है और वाटरवेज अलग है, जिसे हम जल परिवहन में कह सकते हैं। देखो शायद आपने जियोग्राफी में इससे पहले के स्टैंडर्ड में या इस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वाटरवेज यानी कि जल परिवहन। क्या पढ़ा होगा कि हमने जियोग्राफी में इससे पहले पढ़ा है कि जो कोस्टल लाइन कहते हैं, शायद जिसे हम समुद्र किनारा कह सकते हैं। कोई बता सकता है हमारे भारत में कोस्टल लाइंस का डिस्टेंस कितना है, या हमें भारत को जो समुद्र सीमा हम कह सकते हैं वो कितना मिला है? नियर अबाउट 7,500, कम ज्यादा रहता है, लेकिन लगभग 7,500 किलोमीटर की समुद्र तट हमें मिला है। और इतना बड़ा समुद्र तट ऐसे दुनिया में कैसे और बहुत कंट्रीज है जिनको कोस्टल लाइन मिली ही नहीं है, या कुछ पूरे देश, कोई ऐसे देश है जो जिसे हम द्वीप कह सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज है, क्षेत्रफल है, ये भी कम रहता है। और शायद आपको मालूम होगा हमारे भारत के जो कोस्टल लाइन नियर अबाउट 7,500 है, और इतने ही कोस्टल लाइन ब्राजील को मिली है, उनको 7,400 तक मिली है। और ब्राजील और हमारा भारत का जो ग्राफ है ये कंपैरिजन के
कंपैरिजन करने के लिए आपको बताया है। देखो वाटर वेट यानी कि जल परिवहन, देखो सिंध द एशियन पीरियड, इससे पहले हमने देखा है कि रेलवे 1853 में लगभग हमारे देश में शुरुआत हुई है। हम कहते हैं कि रेलवे से बहुत ही हमारा इकोनॉमिकली या डेवलपमेंट हुआ है, बराबर है, लेकिन जब रेलवे नहीं थी तो भी तो हमारा डेवलपमेंट हुआ था, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। और इसी तरह से अब हम अगर वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल से जैसा ये वाटरवेज था ऐसे ही आज हमें वाटरवेज दिखाई देता है, सिर्फ रिसोर्स है वो ये चेंजेस हुआ है। पहले जो शिप थी वो शायद परंपरागत थी या ट्रेडिशन की जैसी थी, लेकिन आज मॉडर्न शिप कहते हैं, उसमें बहुत ही सुविधा हमें दिखाई देते हैं। और बस ये इतना फर्क है, लेकिन वाटरवेज में कुछ फर्क नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है कि वो नेचुरली बने हुए रहते हैं। और इसीलिए यहाँ बताया है कि सिंध एशियन पीरियड मतलब प्राचीन काल से इंडिया वाज वन ऑफ द सीफेरिंग कंट्रीज, मतलब भारत समुद्र यात्राएं बहुत प्राचीन काल से सफरिंग भी कर सकते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि भारत में जो यूरोपियन कंट्रीज का पहला आदमी इसी देश से भारत आया है, क्या शायद आपको मालूम है उसका नाम? भारत में वाटरवेज के जरिए सबसे पहला आदमी कौन आया है, कोई बता सकता है? और वो है ओके, क्या कोई ईयर बता सकता है? बाद में आपको मैं नाम बताता हूं, ईयर बताओ क्या, ताकि हमें पता चलेगा कि ओके, फिर आपका आंसर सही है। और मेरा आंसर ये कि वास्को गामा आया है नियर अबाउट 1498 को आया है भारत में। 1498 को मतलब 1498 को वास्को गामा सबसे पहले भारत आया है। इसलिए मैं आपको ईयर्स पूछा है कि ईयर्स क्या है। देखो तो अभी हम कह रहे हैं कि प्राचीन काल से हमारे भारत में ओके बराबर है, इसलिए मैंने रॉन्ग नहीं बताया है या गलत नहीं बताया कि आपका आंसर सही है। ओके देखो वाटरवेज मतलब प्राचीन काल से भारत में यात्रा के जरिए हम सफरिंग करते थे, जिसे हम सी सफरिंग भी कहते हैं। और इससे पहला एग्जाम्पल अगर हम भारत की नजर से देखते हैं तो वास्को गामा का लिया है। और देखो ये कब शुरुआत हुई है, क्या कोई बता सकता है? अगर हम जैसे हम रेलवे 1853 में शुरुआत हुई है भारत में, ऐसा कह सकते हैं। इससे पहले वो इंग्लैंड में शुरुआत हुई है क्या? लेकिन इसके बाद हम वाटरवेज की इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि कब शुरुआत उनको हुई थी वाटरवेज को? फॉर एग्जाम्पल नियर अबाउट 1453 को ये कैसे इंसिडेंट यूरोप में हुई है। उस घटनाओं के बाद जो स्थल मार्ग है वो यूरोप और ईस्टर्न कंट्रीज में आने वाले जो रोडवेज है वो बंद हो चुके थे। ऐसी घटना क्या आपको मालूम है 1453 में कौन सी इंसिडेंट हुई थी? फास्ट रॉन्ग आया या ये रॉन्ग या करेक्ट है ये नहीं हम बता रहे, ये मैं तो मायने भी नहीं रखता, सिर्फ आंसर देना चाहिए। देखो 1453 में यूरोप में ऐसी एक घटना हुई है। उस घटना के बाद यूरोप में से भारत में आने वाले के जो रास्ते
थे वो सब बंद हो चुके थे। वो घटनाएं थी कॉन्स्टेंटिनोपल का पराभव। वो घटनाएं कौन सी थी? कॉन्स्टेंटिनोपल का तुर्कस्तान ने पराभव कर दिया। फिर ये तुर्कस्तान ने क्या किया कि यूरोप में आने, हमें मालूम है कि उसी साइड से तुर्कस्तान से ही हमारे भारत में आने का ये रास्ता था। तो फिर क्या हुआ, वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन व्यापार तो चलता था ना, व्यापार तो बंद नहीं कर सकते, आने जाना बंद रहता है। फिर अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम देख रहे थे कि आना जाना बंद कर सकते, लेकिन जो व्यापार है, ट्रेड है, वो बंद नहीं हो सकता। वो किसी तरह से ऑनलाइन हो ये या कैसा भी हो, ये बंद नहीं हो सकता है। मतलब आदमी का जो जीवन है वो कभी रुकता नहीं है। और वो ये हमें कब पता चला है? 1453 में पता चला कि तुर्कस्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल का पराभव करने के बाद तुर्कस्तान ने उनके देश से उन यूरोपीय कंट्रीज को, यहाँ लोग को आना उन्होंने बंद किया। तो फिर व्यापार तो चलते था, हमें मालूम है हमारे देश से समुद्र मार्ग से वहां तक बहुत से व्यापार, बहुत सी चीज और जो एक्सपोर्टर हो रहे थे उनकी भी हमारे देश में एक्सपोर्ट हो रहा, आयात और निर्यात चलते रहता था। लेकिन ये मार्ग तो रोडवेज तो बंद होगा, फिर व्यापार कैसे चलेंगे? ऐसे जब यूरोपियन राजाओं के सामने परिस्थिति आ गई तो ऐसा माना जाता है कि पोर्तुगीज राजा हेनरी, पोर्तुगीज राजा कौन है? हेनरी। वो बहुत ही ब्रेवी था और आज के जमाने के विचार उनके थे। उन्होंने खलासियों को क्या किया कि चैलेंज किया, जो भी खलासी तैरना चाहता है वो तैर सकता है समुद्र में, और आपको जो भी रिसोर्स लगता है या मैनेज, जो भी आपको कुछ लगता है वो हम सब मैनेज करते हैं। और इसी के साथ ये सीवेज, जिसे हम वाटरवेज को शुरुआत हुई है। उनमें से बहुत से सारे लोग जो ब्रेव थे, कुछ लोगों को साथ सामूहिक तौर पर साथ में लेकर वो समुद्र में सफर कर रहे थे। और ऐसे सफर करते करते कोलंबस है जो अमेरिका में पहुंच गया, लेकिन अमेरिको वेस्पुसी है वो भी वहां पे चला गया। लेकिन कोलंबस को पता नहीं था कि ये अमेरिका है, इसलिए अमेरिको वेस्पुसी के बाद उस एरिया में उसका नाम दे दिया अमेरिका। ये घटना 1492 की है, जो अमेरिका जो नई बस्ती हम कहते हैं या कॉलोनियल कहते हैं, उसके बाद वहां पे 13 कॉलोनियल निर्माण हुए, ये हमें मालूम है। लेकिन हमें ये बताना है कि नियर अबाउट अमेरिका का जो सर्च हुआ है, नई जमीन का जो नई जमीन या भूमि निर्माण हुई है, वहां पर ये शोध कब लगा? 1492 को लगा। और इसके बाद 98 में भारत का शोध भारत में आया हो, केप ऑफ गुड होप को टर्न लगाकर भारत में कालीकट यानी कि वेस्ट बंगाल की जो आज के कोलकाता है यहाँ पर पहुंचा वास्को द गामा। और जब वहां 1498 को कालीकट में पहुंचा था तब उसका राजा था झामुरी, और यहाँ से ये वाटरवेज दिखाई देता है। और हमें मालूम है अगर हम कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि पूरब से ईस्टर्न साइड से पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक, और तमिलनाडु से वेस्टर्न साइड से अगर हम जाते हैं तो गुजरात तक, ये जो एरियाज है नियर अबाउट 7,500 मतलब 7,500 का ये डिस्टेंस है। और ये हमें कोस्टल लाइन हमें मिली है, और नेशनल तौर पर अगर हमें बहुत ही ज्यादा हमें दिखाई देता है। और इसीलिए इस एरिया से इसलिए हमारे देश की डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही फायदा हुआ है। क्यों फायदा हुआ है? इससे पहले हमने देखा है कि रोडवेज निर्माण करने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्च आता है। अगर इनमें से हमें कुछ कम ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल किया तो बारिश के साथ वो बढ़ जाता है, और दोबारा उसको क्या दोबारा उसको निर्माण करना पड़ता है। इस तरह से एयरपोर्ट निर्माण करना ठीक है, लेकिन
इसका जो क्या बोलते हैं रेट है, जिसे हम टिकट बोलते हैं, उसका रेट बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए उसके बजाय लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एयरवेज से रोडवेज टिकट कम है, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम वाटरवेज का विचार करते हैं तो वाटरवेज सबसे सस्ता वेज है, लेकिन इसकी जो कमियां है ये है डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, यहाँ पे स्पीड इसका कम रहता है, मतलब कम समय, मतलब ज्यादा समय हमें लगता है और इसीलिए खास तौर पर हम जर्नी नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, यानी कि ट्रेड के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम आगे देखने ही वाले हैं। देखो, इंडिया वाज वन ऑफ द सफरिंग कंट्रीज, मतलब भारत समुद्र से यात्रा लगभग प्राचीन काल से कर रहा है। ये सीमेन सेल फार and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture, मतलब इसके नाविकों इसको तथा दूर तथा पास, far and near क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति, carrying spreading Indian commerce and culture, मतलब भारत की जो संस्कृति है और भारत का जो व्यापार है इसको फैलाने का उन्होंने प्रयास किया है। हमें आज अगर हम देखते हैं तो हमारी संस्कृति, हम सोचते हैं कि यूरोपियन कल्चर हमारे भारत में ही ज्यादा स्प्रेड हुआ है, लेकिन क्यों ऐसा सोचते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा मिलती है। लेकिन कुछ देश ऐसे रहते हैं कि अगर कल्चरल के तौर पर नहीं, लेकिन अगर इकोनॉमिकल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमारे देश का व्यापार जब उन देशों से होता है तो उन्होंने भी हमारे कल्चर को एक्सेप्ट की है, लेकिन ये ज्यादा ही नजर हमें आता नहीं या हमें कुछ ऐसा ख्याल करते ही नहीं है। और जैसे कि हमारे उनकी संस्कृति या हमारी संस्कृति का फैलाव करने के लिए इन वाटरवेज ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस या रोल्स निभाया है। वाटरवेज आर चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, इससे पहले हमने चीपेस्ट कहा, चीपेस्ट यानी कि बहुत ही सस्ता, लो प्राइस कहते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि विमानों ने यानी कि एरोप्लेन ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाया है। क्यों बनाया है ग्लोबल विलेज? कि आज एरोप्लेन से हम दुनिया के कौन से भी कंट्रीज में नियर अबाउट 12 आवर्स में पहुंच सकते हैं, इतना दुनिया को नजदीक लाया है। रोडवेज ने, ट्रांसपोर्टेशन ने, इसका भी रोल बहुत ही, रेलवे ने पूरा यूरोप क्या किया है, लिंक किया है, यानी कि पूरे यूरोप को ये किया है, यानी कि मिलाया है। फिर वाटरवेज ने क्या किया है? वाटरवेज ने जो समुद्र तट के जो देश है उस देश को जुड़ाने का काम किया है। फॉर एग्जांपल हम श्रीलंका से लेते हैं, म्यांमार का जो आघात है जिससे हम ये जो हमारे दोनों के बीच में है ये सब है। इनके अलावा हमारा डिस्टेंस बहुत ही कम है। क्यों कहा गया है ऐसा? कि अदर कुछ हम ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे चीपेस्ट जो लो प्राइस का जो साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, वो किसको माना जाता है? वाटरवेज को माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि उसके निर्माण करने के लिए कुछ खर्चे आता नहीं, पहला रीजन। और दूसरा है जो आप फ्यूल बोलते हैं वो भी ज्यादा लगता नहीं है। क्यों लगता नहीं? कि ये मालूम है कि जैसे जो हवाएं आती हैं उनके बदौलत भी इधर से वहां वो चल जाती है। ये भी साइंटिफिक रीजन शायद आपको मालूम होगा। और इसी वजह से अगर ईंधन ज्यादा लगता नहीं है, कुछ निर्माण, रास्ता निर्माण करने के लिए कुछ खर्चा आता नहीं, तो इसीलिए कुछ ये बहुत ही चीपेस्ट माना जाता है। They are most suitable
कि ये जहाज का मतलब वाटरवेज का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही हेवी गुड्स के लिए, जो जड़ वाहन है या जो जड़ वस्तुएं है, या जिसे हम बुल्क कहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े आकार के साइजेस के वो रहते हैं, वस्तुएं चीजें रहते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। आज जिसे हम नेवी कहते हैं, इस नेवी की वजह से हमारे देश के समुद्र तट का संरक्षण हम करते हैं, किया जाता है। और हम इंडिपेंडेंस के दिन और रिपब्लिक डे के दिन हम टीवी पर देखते हैं कि किस तरह से हमारे वाटरवेज ने हमारे डेवलपमेंट करने के अलावा हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए कितनी अच्छी तरह से योगदान दिया है, यह भी हमें पता है। और इसलिए आज इतना बड़ा गांव रहता है, गांव के जो शिप रहते हैं जितने भी उनकी साइज बड़े रहते हैं, और इस तरह सब फैसिलिटीज वहाँ पे दी जाती है। और इसी वजह से हम हमारे जो समुद्र तट का संरक्षण है वो लगभग कर रहे हैं। यहाँ पर बताया है, देखो, इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पर ऊर्जा सक्षम, फ्यूल एफिशिएंट का है, फ्यूल एफिशिएंट यानी कि ऊर्जा सक्षम, एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि अनुकूल पर्यावरण भी है, और इसीलिए इनका ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पर अगर हम एयरपोर्ट या कुछ ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो रॉ मटेरियल ज्यादा ही लगता है और कुछ धूल दिखता है, और इसकी वजह से ज्यादा से पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, लेकिन ये उसको अलग ही है। इसके बाद इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 40,500 किलोमीटर इन लेंथ। मतलब भारत में इनलैंड यानी कि स्थलीय प्रदेश जो नौ संचालन जो किया जाता है, जिसे हम वाटरवेज कहते हैं, वो भारत में स्थलीय जो वाटरवेज है वो लगभग 14,500 किलोमीटर की लंबी यानी कि लंबाई हमें देखने को मिलती है, जो जलमार्ग कहते हैं। देखो मतलब कितना डिस्टेंस ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आउट ऑफ दिस ओनली 5,885 किलोमीटर्स आर नेविगेबल बाय मशीनीज वेसल, यानी कि इसके केवल जो 5,685 किलोमीटर यहाँ पर बताया है, ये मशीनीकृत नौकों द्वारा बनाया या तय किया जाता है। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। जिस तरह से हमें पाइपलाइन के कुछ इंपॉर्टेंस नेटवर्क देखा है या क्लासिफिकेशन ऑफ हमने रोडवेज के देखे हैं, उसी तरह से हमारे देश में वाटरवेज के भी कुछ इंपॉर्टेंस रोड या वाटरवेज इंपॉर्टेंस है, और उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसीलिए कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग कुछ हमारे गवर्नमेंट ने घोषित किया है, और वो जो घोषित किया है ये हम नेक्स्ट ट्रेड में देखने वाले हैं।